मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम 50 MCQ टाइप्स क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जो कि ब्लड, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम पर बेस्ड होंगे। यानी कि ये जो 50 MCQ टाइप्स क्वेश्चन होंगे वो ब्लड पर होंगे या फिर हार्ट पे होंगे या फिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर होंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड भी आ जाता है, हार्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी मैंने 50 MCQ टाइप्स क्वेश्चन का स्टडी किया था और आपको बताया था। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं और उसके बाद आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ WBC। यानी कि WBC का लाइफ स्पैन क्या होता है। तो WBC का लाइफ स्पैन आपका जीवन काल जो है 2 से 4 दिन का होता है। जो WBC का लाइफ स्पैन होता है वो 2 to 4 डेज होता है। सेकंड क्वेश्चन है वेयर द ब्रेक डाउन ऑफ WBC टेक्स प्लेस। यानी कि जो WBC का ब्रेक डाउन होता है वो कहाँ पर होता है। तो ब्लड में ही होता है। तो जो हमारा WBC का ब्रेक डाउन होता है वो ब्लड में ही होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि RBC का ब्रेक डाउन कहाँ पर होता है तो वो स्प्लीन में होता है। यानी कि स्प्लीन, अगर स्प्लीन ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप लीवर भी कह सकते हैं। यानी कि RBC का जो ब्रेक डाउन होता है वो स्प्लीन में होता है, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहा जाता है। यानी कि RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी कि जो हमारी RBC होती हैं वो 100 से 120 दिन बाद स्प्लीन में अपने आप ही मर जाती हैं। तो जो हमारी RBC का ब्रेकडाउन होगा वो कहाँ पर होगा, स्प्लीन में होगा, और जो WBC का ब्रेकडाउन होगा वो ब्लड में ही हो जाता है और ये 2 से 4 दिन में ही इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, विच सेल प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू योर बॉडी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी सेल्स होती है, ऐसी कौन सी कोशिका होती है जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है विच सेल्स कॉल्ड पोलिस सेल्स। ऐसी कौन सी सेल्स होती है जिनको हम पोलिस सेल्स कहते हैं। तो जो WBC होती हैं इन्हीं को ही हम पोलिस सेल कहते हैं। विच सेल कॉल्ड सोल्डियर सेल। ऐसी कौन सी सेल्स होती है जिनको सोल्डियर सेल कहा जाता है। तो WBC को ही सोल्डियर सेल्स कहा जाता है। विच सेल कॉल्ड फाइटर सेल। ऐसी कौन सी सेल है जिनको हम फाइटर सेल कहते हैं। तो WBC को ही फाइटर सेल कहा जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है विच सेल कॉल्ड बॉडी गार्ड सेल। यानी कि बॉडी गार्ड सेल किसे कहा जाता है। तो WBC को ही बॉडी गार्ड सेल कहा जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ WBC फाउंड्स। यानी कि WBC कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि WBC 5 प्रकार की पाई जाती। 9th नंबर का क्वेश्चन है विच WBC फाउंड मैक्सिमम इन नंबर। यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी WBC पाई जाती है। तो वो होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है विच WBC फाउंड मिनिमम इन नंबर। मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में WBC पाई जाती है वो न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। और अगर पूछा जाए कि WBC का ऐसा कौन सा टाइप्स है जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, तो आपको बताना होगा बेसोफिल्स। स्मॉलेस्ट WBC, सबसे छोटी WBC कौन सी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट्स होती है। सबसे पहले हम बता दें आपको दोस्तों, इससे पहले भी जो मैंने आपसे बताया था कि WBC कितने टाइप्स की होती हैं, तो वो 5 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी इयोसिनोफिल्स, और तीसरी का नाम होता है बेसोफिल्स, और चौथी का नाम होता है लिम्फोसाइट, एंड 5वीं नंबर की जो होती है वो मोनोसाइट्स होती है। तो उन पाँचों में सबसे छोटी या फिर सबसे छोटी WBC कौन सी होती है। तो लिम्फोसाइट्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट WBC होती है। इंक्रीज़ इन WBC कार्ड, अगर WBC जो है वो उनको WBC का इंक्रीजेज हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और डिक्रीजेज ऑफ WBC कार्ड ल्यूकोपीनिया, अगर WBC का नंबर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि WBC की जो क्वांटिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, उनमें कमी होगी तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं।
यहाँ पर मैंने 11वें नंबर में आपको बताया था स्मॉलेस्ट WBC कौन सी होती है, तो वो लिम्फोसाइट्स होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट WBC कौन सी होती है, तो आपको बताना है मोनोसाइट्स होती है। जो मोनोसाइट्स होती है वो लार्जेस्ट WBC होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर का, इन ल्यूकेमिया WBC आर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो ल्यूकेमिया जो होता है एक टाइप्स का कैंसर होता है जिसमें जो है WBC का काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि ल्यूकीमिया के केसेस में आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि WBC आर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, तो आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकीमिया के केसेस में WBC जो है वो इंक्रीजेज हो जाती हैं, यानी कि बढ़ जाती हैं। इन HIV और एड्स WBC आर, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि HIV या एड्स के केस में WBC इंक्रीजेज होंगी या डिक्रीजेज। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जो कि किससे इन्फेक्टेड है HIV या एड्स से, या फिर किसी को HIV या एड्स हुआ है, तो उसकी जो WBC होंगी वो डिक्रीजेस हो जाएंगी, यानी कि WBC का जो काउंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और ल्यूकीमिया के केसेस में WBC काउंट इंक्रीज हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स इज आल्सो कॉल्ड। प्लेटलेट्स को और हम किस नाम से जानते हैं, या फिर प्लेटलेट्स को और क्या कहा जाता है? तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, और RBC को इरिथ्रोसाइट्स और WBC को ल्यूकोसाइट्स। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है ब्लड का क्लॉटिंग, यानी कि हमारी बॉडी में कहीं पर अगर कोई इंजरी या कोई घाव लग जाता है तो वहाँ पर ये प्लेटलेट्स जो होते हैं वहाँ पर ये ब्लड की क्लॉटिंग करके जो है ब्लड को रोक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? तो जो प्लेटलेट्स होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं उनका नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, वेयर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स टेक प्लेस। यानी कि जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है उनका लाइफ स्पैन या जीवन काल क्या कितने दिन का होता है या कितना होता है? तो 7 से 10 दिन का होता है। जो प्लेटलेट्स होता है उनका लाइफ स्पैन 7 से 10 दिन का होता है। वाट न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स। क्या न्यूक्लियस प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि मेन होती है मेनली किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे मेन प्रोटीन कौन सी होती है? तो वो होती है फाइब्रिनोजन, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है उनमें सबसे मुख्य प्रोटीन जो होती है वो फाइब्रिनोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिनरल्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मिनरल्स होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो जो मिनरल्स होता है वो कैल्शियम होता है, और ये प्रोटीन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे प्रोटीन का पूछे तो आप फाइब्रिनोजन, यानी कि फाइब्रिनोजन एक मेन प्रोटीन होती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। बहुत सारी प्रोटीन होती हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, लेकिन जो मेन प्रोटीन होती है वो फाइब्रिनोजन होती है। विच मिनरल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ऐसा कौन सा मिनरल्स होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो कैल्शियम ऐसा मिनरल्स होता है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। आपसे अगर विटामिन पूछता है ऐसी कौन सी विटामिन होती है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि विटामिन के जो होती है ऐसी विटामिन होती है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर विच प्रेजेंट इन ब्लड। ऐसा कौन सा एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो क्लॉटिंग नहीं होता है, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें क्लॉटिंग नहीं होता है उसको, यानी कि हमारे बॉडी में पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और जिनके माध्यम से पूरी बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। तो हमारा ब्लड ही क्यों क्लॉट नहीं हो जाता है, उसका रीज़न क्या होता है? यानी कि हमारा ब्लड जब
चोट लगने पर ही क्यों क्लॉट होता है, ठीक है। और जब ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है तो वो क्लॉट इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है और एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है जिसका नाम हिपैरिन होता है। यानी कि हिपैरिन एक नेचुरल एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और यही जो है क्लॉटिंग से रोकता है। ये अपोजिट काम करता है, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग से जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेरिन सिंथेसाइज बाय। अब हेपेरिन किस ऑर्गेन्स के द्वारा सिंथेसाइज होता है? तो हेपेरिन जो होता है वो हमारा लीवर के द्वारा सिंथेसाइज होता है, यानी कि यकृत के द्वारा ही हेपेरिन का सिंथेसाइज होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है इंक्रीजेस ऑफ प्लेटलेट्स काउंट। अगर प्लेटलेट्स की संख्या में इंक्रीजेज होगा तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर प्लेटलेट्स की संख्या में डिक्रीजेज होगा यानी कि डिक्रीजेस काउंट ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होगी तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन है हीमोफीलिया इज विच टाइप्स ऑफ डिजीजेस। हीमोफीलिया किस प्रकार का डिजीज़ होता है? तो ये भी एक जेनेटिक डिजीज़ होता है, यानी कि हीमोफीलिया जो होता है ये अनुवांशिक डिजीज़ होता है, अनुवांशिक रोग होता है। तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज़ होता है। जेनेटिक डिजीज़ का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो कि हमें हमारे माँ बाप से, ठीक है, मिली हुई है। 30 नंबर का क्वेश्चन है हीमोफीलिया ए कास्ड बाय विच फैक्टर डिफिशियंसी। हीमोफीलिया किस फैक्टर की डिफिशियंसी के कारण होता है? और हीमोफीलिया में भी हीमोफीलिया ए ऐसा कौन सा फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, जिसकी डिफिशियंसी हो जाने के कारण हीमोफीलिया ए डिजीज़ हो जाता है? तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए की अगर डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो हमें हीमोफीलिया ए डिजीज़ हो जाएगा। और सबसे पहले बता दें दोस्तों, अगर आपने हमारे क्लॉटिंग फैक्टर, मैंने आपको एक वीडियो क्लॉटिंग फैक्टर पर बताया हुआ है, अगर आप जो है उसको अभी नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर के क्लॉटिंग फैक्टर के वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर का क्वेश्चन हीमोफीलिया बी कास्ड बाय विच फैक्टर। यानी कि हीमोफीलिया ए जो होता है वो फैक्टर 8 की डिफिशियंसी के कारण होता है, जिस फैक्टर का नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। और जो हीमोफीलिया बी होता है वो किस फैक्टर की डिफिशियंसी के कारण होता है? तो हीमोफीलिया बी जो होता है वो फैक्टर 9 की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो जो हीमोफीलिया बी डिजीज़ होता है वो फैक्टर 9 की डिफिशियंसी के कारण होता है और उस फैक्टर 9 का नाम क्रिसमस फैक्टर होता है, या फिर इसे हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का वॉन विल्ब्रॉन्ड डिजीज़ कास्ड बाय विच फैक्टर डिफिशियंसी। जो वॉन विल्ब्रॉन्ड डिजीज़ होता है वो किस फैक्टर की डिफिशियंसी के कारण होता है? तो फैक्टर 8 की डिफिशियंसी के कारण वॉन विल्ब्रॉन्ड डिजीज़ होता है। अगर हमारी बॉडी में फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमको वॉन विल्ब्रॉन्ड डिजीज़ हो जाएगा, और इसीलिए फैक्टर 8 को हम वॉन विल्ब्रॉन्ड फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वॉन विल्ब्रॉन्ड फैक्टर भी कहा जाता है फैक्टर 8 को। इन केस ऑफ डेंगू या मलेरिया द प्लेटलेट्स आर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। अगर आपको डेंगू या मलेरिया होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या में इंक्रीजेज होगा या फिर डिक्रीजेज। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको डेंगू होता है या फिर मलेरिया होते हैं, ठीक है, तो आपकी जो प्लेटलेट्स काउंट होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि जो आपका प्लेटलेट्स होगा वो डिक्रीजेज होने लग जाएगा। डेंगू इज़ कास्ड बाई, डेंगू किसके कारण होता है? तो डेंगू जो होता है वो अर्बो वायरस या फिर फ्लेवी एक टाइप का वायरस होता है, ठीक है, जिसके कारण हमें डेंगू होता है। डेंगू डिजीज़ किसके कारण होता है? तो डेंगू जो होता है वो अर्बो वायरस या फिर फ्लेवी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डेंगू इज आल्सो नोन एज। डेंगू को और किन नाम से जाना जाता है या फिर डेंगू को और क्या कहा जाता है? तो ब्रेक बोन फीवर, यानी कि हड्डी तोड़ जो बुखार आता है, ठीक है, उसी को हम डेंगू कहते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम डेंगू होता है। तो डेंगू को ही हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, यानी कि डेंगू इज आल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ डेंगू डिजीज़, यानी कि ऐसे कौन से वेक्टर होते हैं जो कि डेंगू डिजीज़ काज करवाते हैं, यानी कि डेंगू डिजीज़ किसके कारण फैलता है, या फिर वेक्टर कौन से होते हैं? वाहक। वेक्टर का मतलब होता है वाहक। तो डेंगू डिजीज़ के वेक्टर होते हैं फीमेल एडीज़ एजिप्टी, ठीक है। फीमेल एडीज़ एजिप्टी एक मॉस्किटो होते हैं जो कि डेंगू डिजीज़ के वेक्टर होते हैं। और आपको इन दोनों में भी डिफरेंस पता होना चाहिए, वेक्टर अलग चीज़ होता है और डेंगू डिजीज़
जो है एक वायरस से होता है जिसको हम अरबो वायरस या फ्लैवी वायरस से होता है डेंगू। और अगर वेक्टर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है तो वेक्टर के लिए आप टिक करेंगे फीमेल एडीज एजिप्टी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर का, मलेरिया काज्ड बाय विच पैथोजन। मलेरिया जो होता है वो किस पैथोजन के द्वारा होता है, यानी कि मलेरिया किस पैथोजन के कारण होता है, तो वो प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ के पैथोजन के कारण होता है। यानी कि प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ की जो भी प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वही मलेरिया को कॉज करते हैं। यानी कि मलेरिया किसके कारण होगा, किस प्रकार के पैथोजन से, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम। वेक्टर विच स्प्रेड मलेरिया, फीमेल एनाफिलीज। जो वेक्टर होते हैं किसके लिए, मलेरिया को फैलाने के लिए, तो वो कौन से वेक्टर होते हैं, फीमेल एनाफिलीज। जो फीमेल एनाफिलीज होते हैं मॉस्किटो, वही जो हैं क्या फैलाते हैं, मलेरिया। यानी कि जो मलेरिया के वेक्टर होते हैं वो फीमेल एनाफिलीज होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आपको वेक्टर और पैथोजेंस में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों से ये पूछा जाता है कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो वो बता देते हैं कि मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनाफिलीज जो है मॉस्किटो के काटने के कारण होता है। यानी कि जो फीमेल एनाफिलीज होते हैं उनके कारण जो है मलेरिया होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से वेक्टर होते हैं, वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर का मतलब कि यहाँ की चीज़ों को लेकर के वहाँ तक पहुँचाना। ठीक है, ये एक वाहक होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर जो होते हैं वो फीमेल एनाफिलीज होते हैं और जो पैथोजेंस होते हैं वो प्लाज्मोडियम होते हैं। विच प्रोटीन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ऐसी कौन सी प्रोटीन्स होती है जो कि प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है या फिर प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती है। यानी कि ऐसी कौन सी प्रोटीन होती है जो कि प्लेटलेट्स के काउंट को इंक्रीज़ कर देती है। तो एक जिलेटिन प्रोटीन होती है जो कि प्लेटलेट्स के काउंट को इंक्रीज़ कर देती है। यानी कि ऐसी कौन सी प्रोटीन होती है जो कि प्लेटलेट्स के काउंट को इंक्रीज़ करती है, तो जिलेटिन एक प्रोटीन होती है जो कि प्लेटलेट्स के काउंट्स को इंक्रीज़ कर देती है। और ये जिलेटिन प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि बकरियों के दूध में, ठीक है, जो कीवी फल होता है उसमें, ठीक है, जो नारियल का पानी, जैसे कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो आपको कहा जाता है कि कीवी फल खाइए या फिर नारियल का पानी पीजिए या फिर पपीते की पत्ती का जूस पीजिए। ठीक है, तो इन सब जगहों पर जिलेटिन प्रोटीन पाई जाती है जो कि आपके प्लेटलेट्स के इंक्रीजेज में हेल्प करती है या फिर आपके प्लेटलेट्स को इंक्रीज करती है। स्टडी ऑफ हार्ट कार्ड, यानी कि जहाँ पर हार्ट यानी कि हृदय का स्टडी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ हार्ट इज़ नोन एज कार्डियोलॉजी। हार्ट स्पेशलिस्ट, यानी मैंने आपको बता दिया कि हार्ट के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कि जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, और अगर हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। शेप ऑफ हार्ट, शेप ऑफ हार्ट, हार्ट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो क्लोज फिस्ट होता है। मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि हम जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में लगभग 250 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब तक जो हमारा क्वेश्चन था वो ब्लड से रिलेटेड था, अब यहाँ से आपका हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो हम 250 क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम के कवर करेंगे, और अगर आप इन 250 सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन को अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से पता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हार्ट, तो हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, और टू स्टडी अबाउट हार्ट कार्डियोलॉजी। ओके, 42 नंबर का क्वेश्चन है शेप ऑफ हार्ट, यानी कि जो हार्ट का शेप होता है वो कैसा होता है, तो वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, यानी कि क्लोज फिस्ट के शेप में होता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है हार्ट इज़ वनली मेड बाई मसल्स। ठीक है, यानी कि हार्ट किससे बना हुआ होता है, वनली मसल्स का बना होता है, इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन कहा जाता है। यानी हार्ट जो हमारा होता है वो वनली मसल्स का बना होता है, इसमें कोई भी हड्डियां नहीं होती हैं। और एक ऑर्गन्स होता है जो कि वनली मसल्स का बना होता है, वो होता है आपका टंग्स, यानी कि आपकी जीभ जो होती है वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन्स होती है, और आपका हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, इसीलिए कहा गया है कि हार्ट इज़ वनली मेड बाई मसल्स। वेट ऑफ हार्ट इज़ इन एडल्ट्स, यानी कि जो हार्ट का वजन होता है, वेट होता है, वो एक एडल्ट्स में कितना होता है, तो वो 300 ग्राम होता है। यानी कि एक एडल्ट्स में लगभग
एक एडल्ट का हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, वो लगभग 300 ग्राम होता है, यानी कि वेट ऑफ हार्ट इज़ इन एडल्ट 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 45 नंबर का। 45 नंबर का क्वेश्चन ये है कि वेट ऑफ हार्ट इन इन्फेंट्स, जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें हार्ट का वजन कितना होता है, वेट कितना होता है। इन्फेंट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि भ्रूण, ठीक है, यानी कि जब बच्चा, ठीक है, माँ की पेट में होता है तब उसके हार्ट का वज़न कितना होता है, तो 20 से 25 ग्राम होता है। यानी कि जब बच्चा माँ की पेट में होता है तो उसका वज़न 20 से 25 ग्राम होता है। और आपको सबसे पहली चीज़ ये भी याद रखना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑर्गेन्स होता है जब बच्चा माँ की पेट में होता है, तो सबसे पहले ऐसा कौन सा ऑर्गेन्स होता है जो डेवलप होता है, तो वो हार्ट ही होता है। तो वेट ऑफ हार्ट इन इन्फेंट्स, यानी कि हार्ट जो होता है इन्फेंट्स में, यानी कि एक भ्रूण में, ठीक है, एक भ्रूण में हार्ट का वेट कितना होता है, 20 से 25 ग्राम होता है, और एडल्ट्स में लगभग 300 ग्राम होता है। वेट ऑफ हार्ट इन मेल, मैंने यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स के भी बारे में अलग अलग कर दिया है ताकि अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आसानी हो। वेट ऑफ हार्ट इन मेल, अगर मेल की बात करें तो उसमें हार्ट का जो वेट होता है 280 से 340 ग्राम होता है, यानी कि 280 से लेकर 340 ग्राम होता है। अगर फीमेल्स की बात करें तो जो फीमेल्स का हार्ट होता है उसका वेट 230 से 280 ग्राम होता है, ठीक है, यानी कि फीमेल्स का जो हार्ट होता है वो 230 से 280 ग्राम होता है, और जो मेल का होता है वो 280 से 340 ग्राम होता है। हार्ट प्रेजेंट इन, अब आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट का लोकेशन कहाँ पर होता है या फिर हार्ट कहाँ पर उपस्थित होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसी में हार्ट हमारा प्रेजेंट होता है, यानी कि वहीं पर हमारा हार्ट पाया जाता है। हार्ट प्रेजेंट इन विच नोज, अगर आपसे ये पूछा जाए हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि चेस्ट कैविटी में। अगर ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नोच होती है जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, तो उस नोच को क्या कहते हैं, कार्डियक नोच कहते हैं। तो जिस नोच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे कार्डियक नोच कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट किस साइड पाया जाता है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट होता है हमारा वो लेफ़्ट साइड पाया जाता है। तो 70 से 80% जो भाग होता है हमारा हार्ट का वो लेफ़्ट साइड होता है, और जो 20 से 30% भाग होता है हार्ट का वो हमारा राइट साइड होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने हार्ट और ब्लड से रिलेटेड तथा सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हमने 50 MCQ टाइप्स क्वेश्चन कवर किए हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज हर किसी तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।